नमस्कार दोस्तों। सबसे कठिन काम है ये बताना कि आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। कभी भी पोर्टफोलियो बनाते समय कई चीज़ों का ध्यान रख के ही आपको अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना चाहिए। जैसे कि आपकी एज कितनी है, आप कितना रिस्क ले सकते हो। सपोज़ करो कि कोई अपना पोर्टफोलियो बना रहा है और उसकी एज लगभग 45 टू 50 ईयर्स है, तो वो बहुत कम रिस्क लेना चाहेगा। अर्थात अगर वो बहुत कम रिस्क लेना चाहेगा तो उसका ज़्यादातर जो अमाउंट है वो इक्विटी में वो नहीं डालेगा, वो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड को चुन सकता है या फिर इससे सेफ जो ऑप्शन है वो है गवर्नमेंट बॉन्ड, उनको चुन सकता है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में जा सकता है, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, इन सबको चुन सकता है या फिर एफडी को चुन सकता है। लेकिन अगर आपकी एज 20 ईयर 30 ईयर है तो आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, आप अपने मैक्सिमम अमाउंट को इक्विटी में डाल सकते हो। तो हम ये मान के चलेंगे कि आपकी एज लगभग 25 से 30 वर्ष है, ठीक है। और 25 से 30 वर्ष के लोगों के लिए एक आइडियल पोर्टफोलियो क्या हो सकता है। तो हे गाइस, आज की इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा कि कैसा पोर्टफोलियो एटलीस्ट बेहतर होता है। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो एटलीस्ट यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा ये मेरा अपना ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं कि ये आपके लिए भी बिल्कुल इसी तरह इसी फॉर्मेट में सूट करे। तो सबसे पहले जब आप पोर्टफोलियो बनाओगे तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। अगर आपके पास सपोज़ करो कि आप कोई जॉब करते हो और आपकी सैलरी लगभग 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए सैलरी के बाद लगभग 60,000 रुपीज़ आपका एक्सपेंस है और 40,000 रुपीज़ आपकी सेविंग है जिसको आप सेव करते हो। अब इस सेविंग में भी आप ये मान के चलिए कि इसका 50% कर दीजिए, यानी कि लगभग 20,000 रुपीज़ जो आपका बच रहा है वो आप सीधे सीधे एफडी में कर दो या फिर रिकरिंग में कर दो या फिर सेविंग अकाउंट में रख दो। क्योंकि ऐसी कंडीशंस आती रहती हैं जब आपको एकाएक पैसे की ज़रूरत पड़ती है और फिर आप शेयर मार्केट से वो पैसा निकाल नहीं सकते, और हो सकता है कि अगर आप शेयर मार्केट से उस पैसे को निकालोगे और मार्केट उस समय बहुत ज़्यादा नीचे चल रहा हो तो आपको लॉस हो जाएंगे। तो इसलिए कभी भी विपरीत परिस्थितियों के लिए आपके सेविंग अकाउंट में या फिर एफडी में या फिर रिकरिंग अकाउंट में पैसे होने चाहिए। तो प्रत्येक मंथ में जो आप सेव करते हो 40,000 रुपीज़, 40,000 रुपीज़, उसका 20,000 आप एटलीस्ट एफडी में या फिर सेविंग अकाउंट में या फिर आरडी में कर दो। बचा 20,000। अब 20,000 ही आपको इन्वेस्ट करना है। आपकी एज लगभग 25 से 30 वर्ष है तो आप थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा ले सकते हो। तो आप अपना लगभग 10% जो हिस्सा है वो आप शेयर मार्केट में डाल सकते हो, ठीक है। 10% हिस्सा आपने शेयर मार्केट में डाल दिया। जो 5% आपका बचता है वो आप म्यूचुअल फंड को चुन सकते हो। एंड इसके बाद जो 5% बचता है वो आप अगर चाहो थोड़ा सा और सेफ रहना तो आप सरकारी बॉन्ड्स में चुन सकते हो, या फिर आप शेयर मार्केट में 15% डाल सकते हो और 5% आप चाहते हो तो आप म्यूचुअल फंड में चुन सकते हो। सरकारी बॉन्ड में वैसे थोड़ा सा पैसा आपका सेव रहता है, लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है, लेकिन यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है, लगभग 6 से 7% के करीब। तो आप उसे नहीं भी चुन सकते हो अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। अब सपोज करिए कि आपके पास टोटल 15,000 रुपये बचा जो कि आप इन्वेस्ट करना है आपको शेयर मार्केट में, ठीक है। तो शेयर मार्केट में जो आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, एक आइडियल पोर्टफोलियो वो माना जाएगा जिसमें कम से कम 8 से 10 शेयर हों। अगर आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, लगभग 5 लाख 6 लाख, तो आप 15 से 18 शेयर्स को भी रख सकते हो। लेकिन इतना ही शेयर्स रखना है जो आप इजीली ट्रैक कर पाओ, जिनको आप देख पाओ कि उनका परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या कंडीशंस है, क्या न्यूज़ आ रही है, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें आप ट्रैक कर पाओ। तो उतने ही आपको स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं। अब जो आपका 15,000 रुपये है जिसे आपको इन्वेस्ट करना है शेयर मार्केट में, इसमें जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उसमें आप 50% इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके बाद जो मिड कैप स्टॉक्स हैं उसमें आप एटलीस्ट 25% कर सकते हो, और जो आपके स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं इसमें आप 25% डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब आपको सब मिला के हम मान के चलते हैं कि आप 10 स्टॉक लिए हो, किसी भी स्टॉक में आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 7 to 8% हो। और मैं कहूँगा कि अगर आपके पास नंबर ऑफ स्टॉक ज़्यादा हैं तो आप 5% का एक रेशियो लेके चल सकते हैं कि प्रत्येक स्टॉक में 5 से 6% आपका जो पैसा हो वो लगा हुआ हो। अब यहाँ पर लार्ज कैप स्टॉक को चुनने का फ़ायदा आपको ये होगा कि ये एक नियमित अच्छा रिटर्न देते रहते हैं, लगभग 10 से 12%, 15% ईयरली आपको रिटर्न देते हैं। तो ये रिटर्न आपको मिलता रहेगा, साथ ही साथ यहाँ पर फ्लैक्चुएशंस कम होती हैं और रिस्क भी आपका कम रहेगा।
इसके बाद जो आपने सेकंड में चुना है मिड कैप, उसमें आपको हो सकता है कि ज़्यादा ग्रोथ दिखे और थोड़ा अच्छा आपको रिटर्न मिले। और स्मॉल कैप यानी छोटी कंपनियां हैं तो ये बहुत तेज़ी से गिरती भी हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ती भी हैं, तो फाइनली हो सकता है कि ये भी आपको अच्छा रिटर्न दे पाएँ। आपको बता दें कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, अपना पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो, तो एटलीस्ट आपको लॉस नहीं होगा। अगर कोई कंपनी लॉस दे भी रही है तो ज़रूरी है कि और जो कंपनियां हैं, मान लीजिए आपने 10 कंपनी लिया है, तो अगर 2 कंपनी 3 कंपनी लॉस दे रही हैं तो बाकी और कंपनियां आपको प्रॉफिट देंगी, तो ऑल ओवर आपका लॉस कभी नहीं होगा और आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा। लेकिन पोर्टफोलियो बनाते समय उन्हीं कंपनियों का चुनाव करें जिनका फंडामेंटल काफ़ी अच्छा हो और आपको लगता हो कि नहीं ये कंपनियां लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ेंगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो उसे आप शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे और लोग जो भी अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचे। जय हिंद।